देश में लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले उस संसद और उसके परिसर का है, जहां देश की समस्याओं के समाधान से लेकर उसके विकास के रोड मैप पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हंगामा बरपा हुआ है और शोर शराबा तो ऐसा जैसे ये संसद ना होकर कोई बाजार हो, जहां जिसे जैसे मन किया हो हल्ला करने में लगा है। तभी तो कल तक अडानी जॉर्ज सोरोस पर हंगामा था और अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर संसद के अंदर और संसद परिसर में हंगामा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सबको मालूम है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के 75 साल होने पर संसद में चर्चा के दौरान बाबा साहेब अंबेडकर पर एक बयान दिया था। अमित शाह ने क्या कहा, आप सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दरअसल संविधान के 75 साल पूरे होने पर राज्यसभा में 2 दिवसीय चर्चा हो रही थी। इसके समापन पर अपने संबोधन में मंगलवार को अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ये बात कही, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से लेकर संसद और सड़क तक अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जगह जगह सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अंबेडकर मामले में तमाम विपक्षी पार्टियां अपने अपने सियासी हितों के हिसाब से बयान और विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में तो जैसे अब इस मुद्दे पर एक दूसरे को पीछे छोड़ देने के लिए होड़ लग गई है। पर अजीब बात यह है कि जो कांग्रेस इतना प्रोटेस्ट कर रही है, अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो वही कांग्रेस अंबेडकर की घोर विरोधी रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 2 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। दोनों बार उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी ने ही हराया था। खास बात यह है कि इन दोनों चुनावों में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। दरअसल कांग्रेस और अंबेडकर में शुरुआत से ही वैचारिक मतभेद थे, जो समय समय पर सामने आते रहते थे। ऐसा क्यों था, इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। आखिर कैसे थे अंबेडकर और कांग्रेस के बीच के रिश्ते। कांग्रेस और अंबेडकर के बीच पहला टकराव 1930 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। दरअसल बाबा साहेब दलितों के लिए अलग निर्वाचिका यानी निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि दलितों को राजनीतिक तौर पर सशक्त करने के लिए अलग प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, जबकि गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी का तर्क था कि इससे हिंदू समाज विभाजित होगा। सितंबर 1932 में गांधी जी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद पूना समझौता हुआ, जिसमें अलग निर्वाचिका की जगह आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। संविधान सभा से दूर रखने का प्रयास। बाबा साहेब को संविधान सभा से भी दूर रखने का प्रयास किया गया था। ऐसा तमिलनाडु में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एचईवी हांडे की किताब में दावा किया गया है। अंबेडकर एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक शुरुआत में संविधान सभा में भेजे गए 296 सदस्यों में अंबेडकर को जगह नहीं मिल पाई। ऐसा दावा किया जाता है कि उस वक्त कांग्रेस के प्रभाव के चलते अंबेडकर को बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ नहीं मिल पाया था। तत्कालीन सीएम बीजी खेर पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं कि उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया था। बाद में बंगाल के दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल ने अंबेडकर की मदद की थी। बाद में वह मुस्लिम लीग की मदद से संविधान सभा में पहुंचे थे। ऐसे बने पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य। अंबेडकर जिन वोटों से संविधान सभा में पहुंचे थे वह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनी। ऐसे वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। इसके बाद भारत की संविधान सभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद अंबेडकर ने धमकी दी कि वह इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। इसी बीच बॉम्बे के एक सदस्य एम.आर. जयकर ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने उनकी जगह अंबेडकर को संविधान सभा में जगह दी। नेहरू की अंतरिम सरकार में बने मंत्री फिर दिया इस्तीफा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू सरकार में आंतरिक मंत्री थे। हालांकि 1991 में 27 सितंबर को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका कारण वैचारिक मतभेद था जो हिंदू कोड बिल पर उपजा था। दरअसल अंबेडकर हिंदू कोड बिल के समर्थक थे, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, विवाद, तलाक का समान अधिकार दिया जाना था।
यह बिल संसद में पास नहीं हो सका। इससे अंबेडकर बेहद निराश हुए। इसके अलावा उन्होंने ये महसूस किया कि कांग्रेस दलितों के अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं थी। इसके बाद वह अनुसूचित जातियों को संगठित करने में जुट गए और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नामक संगठन बनाया। नेहरू ने किया था अंबेडकर के खिलाफ प्रचार। कांग्रेस की आंतरिक सरकार से इस्तीफा देने के 1 साल बाद ही चुनाव हुए। इसमें बाबा साहेब उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतरे। इस चुनाव में काजरोलकर को जीत मिली, जो कांग्रेस उम्मीदवार थे। इसके अलावा 1954 में बंबई की भंडारा सीट से उपचुनाव में खड़े हुए। यहां भी वह कांग्रेस उम्मीदवार से हारे। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में से दूरी बना ली। दोनों ही चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया था। ये तो बात रही कि किस तरह कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर के पॉलिटिकल करियर में रोड़ा डाला, पर बात सिर्फ यही नहीं रुकी। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में एक भी स्मारक उनके नाम से नहीं बनाया और 40 वर्षों तक उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया। 1990 में जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो उस समय जो सरकार थी उसमें बीजेपी का साथ था। तो अगर इन बातों को देखा जाए तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। और अगर बात करें आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की, तो उन्होंने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। ये न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिवाचक है। यह अक्षम्य है कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। मेरी बात को याद रखना। और बात अगर बाबा साहेब अंबेडकर की हो और बहन जी ना बोले, ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इसका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनको जो भी भगवान है उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। अतः कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा, इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव। इनके कार्य दिखावटी, ज्यादा ठोस, जनहितैषी कम। बहुजन समाज व इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया। वहीं अगर बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो दोनों ही सदन हंगामे की भेंट चढ़ गए और उन्हें स्थगित करना पड़ा। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 20 सितंबर तक ही चलना है, यानी अब इस सत्र के लिए सिर्फ 1 दिन है और संसद के अंदर और परिसर में नारेबाजी और हो हंगामे के कुछ भी नहीं हो रहा है। यह सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था। आपको बता दें कि जिस तरह इस बार भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ा तो समझ लीजिए कि ये टैक्स पेयर्स का ही पैसा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि संसद की कार्रवाई में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए है। जरा सोचिए, हफ्ते में शनिवार और रविवार और त्योहारों की छुट्टियों को छोड़ दें, तब भी संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होती है और लंच को निकाल दे तो करीब 6 घंटे चलती है। ऐसे में जनता का कितना करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है, उसे जोड़ेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। इसलिए एक ही सलाह है कि अपना मत डालते समय ये जरूर सोचिए कि आप किसको अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, जो आपकी समस्या का समाधान करे या हर दिन बस हंगामा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।